नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। आज चौपाल पर डॉक्टर राकेश रफीक, दार्शनिक चिंतक, लेखक मौजूद है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और भारत में शांति, अमन चैन की बहाली को लेकर के लगातार संघर्षरत श्री दया सिंह जी और रिफॉर्म एक्टिविस्ट आदरणीय मनोहर मनोज जी, आप तमाम मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मित्रों, सियासी जगत पर जो है आज बहुत बड़ा जो है खबरें चल रही सियासी जगत में। अरविंद केजरीवाल रिहा कर दिए गए, अंतरिम जमानत, मतलब 2 तारीख को पुनः उनको समर्पण करना पड़ेगा। उनके वकील लगातार कहते रहे कि नहीं, कम से कम जो है यह निजाम बदलेगा तो उस बदले हुए निजाम की कुछ खुशियां इनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन जज ने नहीं माना, कहा कि यह कोई ग्राउंड नहीं है। हम केवल 1 तारीख तक इनको अंतरिम जमानत देते हैं और 1 तारीख तक जमानत लेकर के अरविंद केजरीवाल बाहर आए। मित्रों, यह अरविंद केजरीवाल की यह तीसरी तिहाड़ यात्रा है। एक बार तो 144 के उल्लंघन के मामले में तिहाड़ गए थे और दूसरा मामला नितिन गडकरी को लेकर के था, जो कहा कि यह दस्तावेज है और गलत दस्तावेज के कारण से गडकरी मामले में तिहाड़ गए थे। और इस बार जो है वो शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल जेल गए और एक अंतरिम राहत के रूप में जो अरविंद केजरीवाल को मिली है। खास बात तो बेल मिलना और नहीं मिलना यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते ही हनुमान मंदिर की बात की। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है हनुमान की कृपा से यह कुछ संभव हुआ है। तो एक तो राम की राजनीति चल रही है, अरविंद केजरीवाल चुकने वाले नहीं थे कि कौन राम मंदिर गया या नहीं गया। लेकिन तुरंत हनुमान को जेल से निकलते के साथ ही अरविंद केजरीवाल हनुमान को याद किया और कहा कि कल आप लोग एकदम जम जुट करके आइए हनुमान मंदिर में। और कल हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और हनुमान मंदिर में उन्होंने कहा कि एक इतनी भीड़ आज थी उनके स्वागत में, इतने पटाखे और इतना आज पोल्यूशन भी, चारों तरफ धुआं धुआं ही दिख रहा था। उत्साह तो स्वाभाविक है कि चुनाव का वक्त है, कांग्रेस भी थोड़ी निराश थी कि केजरीवाल आ जाए तो दिल्ली की जितनी सीटें हैं तो तमाम सीटों पर जो है हमारी दावेदारी बहाल हो जाएगी। अब निश्चित तौर पर मामला जो भी हो, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली के चुनाव पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कार्यकर्ताओं के भीतर बहुत ही उत्साह आज देखने को मिला और कल यह नजारा देखने को मिलेगा कि दिल्ली पूरे चौक हो जाएगी और दिल्ली का जो है बिल्कुल ट्रैफिक जो है वह एक चुनौती बन जाएगी, क्योंकि हनुमान मंदिर आना है, हनुमान चालीसा अरविंद केजरीवाल को पढ़ना है। फिलहाल यही है कि अभी जो राकेश रफीक जी के पास मैं आना चाहता हूँ कि राकेश जी, आपके मित्र हैं अरविंद केजरीवाल, रहे हैं कुछ बुनियादी बातों को लेकर के आपकी असहमति रही है। आंदोलन से निकला हुआ यह नायक जेल गए, जेल से बाहर आए और आजादी की लड़ाई में भी नेता जेल जाते थे, जेल से बाहर आते थे। लेकिन इस बार जो आरोप लगा इनके ऊपर करप्शन को लेकर के, यह कितना खतरनाक है और भारत की राजनीति में यह कितना यह अर्थपूर्ण होगा कि एक आंदोलन से निकला हुआ नेता जेल जाता है और खास करके करप्शन के मामले को लेकर के, करप्शन को इशू बना करके अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाए। करप्शन को लेकर के लगातार सबका पुलिंदा अरविंद केजरीवाल के पास रहता था और ना जाने कितने प्रकार के फाइल इनके पास थे। तो अब उसी फाइल के चक्कर में स्वयं एक फाइल बन गए और इनके ऊपर जो है मोटा मोटा फाइल तैयार है। और भी कई मामले हैं कि किस प्रकार से खालिस्तानियों से चंदा लिया है, और भी कई मामले दर्ज होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन हुआ, अब आने वाले दिनों में जो आंदोलन होगा, आंदोलन करने का मन होगा, जो जन प्रतिरोध की जो स्थिति बनेगी, उस जन प्रतिरोध को अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, जेल से बाहर आना और सत्ता के चरित्र के साथ समझौता कर लेना,
अब जो भविष्य में भारत में आंदोलन होंगे, वो कितना आंदोलनकर्मी हतोत्साहित होगा, कितना निराश होगा और क्या देखते हैं आप? राकेश जी। देखिए, आपने बात जो आंदोलनों पे छोड़ी है, तो मैं कहता हूँ कि हम लोग 77 में जो सरकार बनी जनता पार्टी की, और 1 साल के अंदर उसका जो चरित्र सामने आया, तो उसमें आश्चर्यचकित हुए। और फिर जी, जो भी उसके छात्र संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष वाली नहीं, जो जेपी का अपना संगठन था, छात्र जी, संघर्ष समिति के सारे नेता सत्ता में गए, और सत्ता में जाके उनके करप्शन के भी विभिन्न राज खुले और सिस्टम है। उसके बाद दूसरी लड़ाई हमने वीपी सिंह की देखी, जनमोर्चे की। उसमें भी जो सत्ता में गए उन्होंने ये करा। तो अब जो दया है, जी, दया जी। जी, अरविंद केजरीवाल अगर अब पुरानी चीज की जगह उसका लेटेस्ट मॉडल है। अब क्योंकि सीएम ये रहे हैं, तो उन्हें ये बहुत गुमान था कि मैं जो कुछ करूंगा, यानी मैं को कुछ करूंगा ही नहीं, लोग करेंगे। इसके पीछे ये आदमी है, उसके पीछे वो है, उसके पीछे वो है, एक अच्छी संरचना उन्होंने खड़ी करी। लेकिन देखिए, सत्ता के पास इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और अब तो और भी बढ़ गए हैं, कि वो असलियत तो निकाली है। लेकिन ये कहना कि अरविंद के इस कार्य को देख के जो निराशा आई है, आंदोलन नहीं होगा, तो ये तो बात किसान आंदोलन नहीं तोड़ दी। किसान आंदोलन हो गया, अरविंद जी क्या फर्क पड़ा उसको। और अब आगे फिर आंदोलन, कोई भी सरकार बने, बीजेपी बनो या वो बने, लेकिन डब्ल्यूटीओ से बाहर आने का, एमएसपी लेने का किसान आंदोलन जारी रहे। सत्ता में जो लोग आजादी के बाद आए, उनमें बहुत से लोगों में बड़े नैतिक मूल्य थे। हालांकि गांधी जी ने उस समय भी उनकी आलोचना करी कि आप शराब के पैसे को 37 में, शराब का पैसा शिक्षा पे खर्च नहीं होना चाहिए, नैतिक पतन बनेगा इससे बच्चों का। तो इतनी ऊंची बात सोचते थे आजादी के बाद। लेकिन दो मॉडल मैं देखता हूँ कई लोगों के, जो सत्ता में जाने के बाद मॉडल पाए बने। एक शास्त्री जी थे। शास्त्री जी सत्ता में जाके भी कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जब रेल मंत्री थे तो किस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो एक मॉडल है। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसको एक मॉडल बन के अगर जिएगा, तो हिंदुस्तान में आगे लड़ाई बढ़ेगी। दूसरा, गुलजारी लाल नंदा को भी अगर देखे, वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लास्ट तक उनकी लाइफ जो है एक साधारण मकान में किस तरह से कटती रही। तो ये एक चरित्रवान भारत के, भारतीय संस्कृति के को जीने वाले, जिनमें नैतिक साहस था, वो लोग थे। और अब ये वेस्टर्नाइज, धीरे धीरे आप देखोगे ज्यादा वेस्टर्नाइज। अब ये वेस्टर्नाइज लोग हैं। हम आंदोलन के दौर में भी अरविंद के साथ कोर कमेटी में थे, और रामदेव जी के साथ भी बाद में एक रिश्ता बन गया था। तो एक अंतर हम जरूर महसूस करते थे कि अरविंद की कोर कमेटी का जो सिस्टम है, अगर 10 से 6 मीटिंग होनी है, तो 6 बजे आप उठ जाइए। 6:05 पे कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप जा पाओगे या नहीं, सवारी है या नहीं, खाना है या नहीं, कहाँ खाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। तो एक अप टू डेट अपर क्लास एलिट के नेतृत्व में एक आंदोलन, जिसमें कैसे आर्थिक होगा पहले से सब चीजें खड़ी करी गई, सिस्टम बनाया गया। तो रामदेव जी के यहाँ अगर आप चले जाओगे, 100 लोग थे, 200 लोग थे, तो वो फिर मीटिंग के बाद ये पूछेंगे भाई किसकी जाने की व्यवस्था है, कहाँ पहुंचाना है, खाना खा लिया या नहीं, भाई खाना खिला के लाओ। तो ये देसीपन की बात, यही जी, बात अन्ना के अंदर थी। अगर जी, रानीगढ़ सिद्धि चले गए, तो अन्ना ये ध्यान रखते हैं कि भाई आप जो आए हो मिलने, उन्होंने खाना खाया नहीं, कहाँ ठहरे हैं, क्या व्यवस्था है। तो यहाँ एक भारतीयता की बात है। रही आप जी, आज उनको बेल देने की बात,
तो इसको बहुत बड़ी घटना नहीं, एक राजनीतिक दाव पेच की बात है कि मान लो बीजेपी ने, सत्ता ने मान लिया कि अगर ये अरविंद जेल में रहे तो बात हो जाएगी, अरविंद जेल में थे नहीं तो जाने क्या कर देते। तो उन्होंने कहा चलो आओ कुश्ती हो जाए, बाहर रहो और दिल्ली में लड़ते हैं। तो बीजेपी भी अपने आप में कॉन्फिडेंट है, केवल यही तो दाव चला गया, यही दाव है कि इलेक्शन लड़ लीजिए फिर आप आ जाइए अंदर। और तैयारी तो एनआईए वाली जो तैयारी हो रही है वो तो आप जानते ही हो कि एनआईए में तो फिर कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर पाता। कोई नई सरकार भी आएगी तो उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, तो वो तैयारी की। लेकिन ये बात सही है कि इलेक्शन में जिस तरह से लोग प्रतिबिंब देखते हैं कि इसका जवाब कौन, उसका जवाब कौन, तो एक राजनीतिक रंगमंच के एक नायक वो भी हैं। जो इतने दिनों से बात चल रही थी गठबंधन बनने का, तो एक नायक वो भी हैं। और अगर दूसरे नायक दूसरी जगह व्यस्त हैं तो दिल्ली के नायक दिल्ली में कुछ चुनाव जीत जाएंगे, उसमें कांग्रेस को ही फायदा हो जाएगा। अब कहीं इस बात के पीछे कांग्रेस का भी तो कोई सहमति और खेल तो नहीं है। बीजेपी का हो सकता है तो एक बात हो गई। अब कांग्रेस भी अल्टरनेटिव पार्टी है, आज दुनिया में इतनी उठापटक चल रही है, तो कांग्रेस को जो लोग चाहते हैं जीत जाए, तो उनका भी ये दाव हो सकता है। तो जजों ने देखो कैसे कैसे निर्णय करा, पहले दिन रुक गए फिर बाद में रुक गए। राकेश सर, एक बात जानने के लिए कि कांग्रेस ने जो इधर दाव चला कि जो सवाल वेल्थ को लेकर के है, कि वेल्थ का जितना भी क्वेश्चन है वह लेफ्टिस्ट के पास में था कि समान वितरण हो, और यह जो भी वेल्थ के सवाल थे यह कम्युनिस्टों के सवाल थे। राहुल गांधी इस सवाल को अपनी मुट्ठी में कैद करके वामपंथियों को मुद्दा विहीन कर दिया। एक दूसरा, लालू और सामाजिक न्याय से जो जुड़े हुए दल थे, जो जाति आधारित जनगणना, रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय की बात करते थे, उनके मुद्दे को भी कांग्रेस छीन करके कांग्रेस अपने मुट्ठी में उन तमाम मुद्दे को कर लिया। क्या यह लगता है कि जब वो वामपंथियों को मुद्दा विहीन कांग्रेस कर सकती है, सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई पार्टियों को भी मुद्दा विहीन कर सकती है, जाति के सवाल को उठा करके या वेल्थ के सवाल को उठा करके, तो क्या कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल खतरा साबित नहीं होंगे? अरविंद केजरीवाल को तो जेल में रहना है, खतरा क्या साबित होगा। और जो नई सत्ता बनेगी वो भी अरविंद को निकालने में इंटरेस्टेड होगी या नहीं, ये क्या बात है। क्योंकि अरविंद की पार्टी तो उसका बहुत बड़ा घटक होगी नहीं। तो 2-4 एमपी आ जाना तो उसमें इतना बड़ा घटक नहीं है। अगर उसको नजरअंदाज करने लायक होगी तो नजरअंदाज किए जाएंगे और जेल में रहेंगे। अरविंद तो वर्जन है बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक मॉडर्नाइज्ड। वो हिंदूवाद के साथ है, ये उन्होंने साबित कर दिया, और वो आरक्षण के खिलाफ है, ये भी बात तो आरक्षण के खिलाफ है। उनका बहुत राजनीतिक शुरुआत जो है जिस आंदोलन से हुई, वो एक एलिट नौजवानों का ग्रुप ही था जो आरक्षण के खिलाफ था। तो इसलिए वो जो बीजेपी का इरादा है, उस इरादे में बीजेपी के नेता पुराने हो चुके हैं। दुनिया को नए टाइप के नेता चाहिए, नए टाइप के मॉडर्न नेता, इंटरनेशनल दुनिया के लायक। तो उसमें अरविंद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं मनोज जी के पास में आना चाहता हूँ। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल आरक्षण के खिलाफ में रहे, लेकिन तमाम जो आरक्षण का लाभ लेने वाली जो जमात है उनको उन्होंने सुविधा प्रदान की। दलित वंचित दिल्ली का जो सत्ता का समीकरण रहा है, तो जिसके आरक्षण के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल थे, बाद में उन्हीं के हित को साधने के लिए लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। एक तो ये विषय है। अभी जो राकेश जी से मैंने सवाल किया है कि राकेश जी तो कह रहे अरविंद केजरीवाल को कहाँ रहना है, उनको तो जेल में रहना है, उनको जेल में रहना है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भारत के भविष्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ना है? या अरविंद केजरीवाल मसीहा बनकर के उभरेगा, या यह निस्तेज निष्प्राण
या दलों के भीड़ में एक संख्या बन करके रह जाएगा? मनोज जी। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भाई सारे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल एक रहस्यमय पहेली है, लेकिन हम लोगों के लिए पहेली नहीं है। वह उनका कोई वाद नहीं है, न वामवाद, न कांग्रेसवाद, न सामाजिक न्यायवाद, न दक्षिणवाद। केवल एक वाद है, वह है महत्वाकांक्षावाद। इस बात को हम लोग अच्छे से इसलिए समझते हैं कि जिस पृष्ठभूमि में वो आए हैं, जो सफर किया, उसी सफर के खिलाड़ी हम लोग भी हैं, और हमारे राकेश जी भी वही खिलाड़ी हैं, तो और आप भी हैं, तो हम लोग उनको अच्छे से समझ सकते हैं कि उनका क्या है। हमने देखा कि एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति के भी प्रतिमानों को उन्होंने लिया, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ वह मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता का भी। दूसरा, दिल्ली में झाड़ू अपने प्रतीक के बहाने दिल्ली के जितने एससी कास्ट और एसटी कास्ट का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने रातों रात शिफ्ट कर लिया, और उनका बहुत बड़ा एक तरह से बेस बना। दिल्ली में उनका जो पॉलिटिकल बेस बना है, उसमें दिल्ली के वो जो बीएसपी क्लास के जो वोटर थे, उसको उन्होंने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और तीसरा ये कि जो व्यक्ति इतना बौद्धिक, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और करप्शन जैसे मोस्ट फंडामेंटल इशू को लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविज्म करके और पॉलिटिक्स में इंटर किया, आप यह देखिए कि उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन और तमाम सुधारों की बजाय वह फ्रीबीज थी, मुफ्तखोरी की एक नई पैराडाइम, एक नई डॉक्ट्राइन लेकर के आते हैं, और बड़े अच्छे से स्टडी करते हैं कि इन सारी बड़ी बड़ी बातों से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा कि ताजा और टटका फायदा जनता को हम नहीं देंगे, तो मेरा वोट बैंक नहीं बनेगा। और उन्होंने बड़ा ही एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए कि इतनी बिजली माफ की जा सकती है, इतने लीटर पानी दिए जा सकते हैं, और वो पोल पर चढ़ करके अपने तार काटना, अपने पिलास लेकर के, तो वो सारी सिंबोलिज्म किया और एक अच्छा पॉलिटिकल आइडिया लेकर के आए, लेकिन इसे कोई बुनियादी कोई परिवर्तन होने की बात नहीं थी। सत्ता में आने के बाद लोकपाल को लेकर के उन्होंने पूरे नाटक किए। उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर लोकपाल आपको इंस्टीट्यूट करने का पूरा जो है अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट वाली आपके पास नहीं है। तो फिर उसके बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम उनका महत्वाकांक्षावाद इस तरीके से फलित हुआ कि ज्यादातर लोग कहते थे कि ये आरएसएस की उपज है, बीजेपी की उपज है, हमारे दया सिंह भी कहते हैं, और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है। और मैं भी इसको अच्छे तरीके से जानता हूं कि ही हैज नथिंग टू डू विद आइदर कांग्रेस और बीजेपी। उनको केवल अपने आप से मतलब है कि हम कैसे सत्ता की सीढ़ी को सर्वोच्च लेवल पर ले जाएं, और वो बड़ा जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखने लगे। और रह गया कि पंजाब में उनकी कैसे पॉपुलरिटी बढ़ी, जबकि वो हरियाणा के हैं, दिल्ली के बगल में हरियाणा है, हरियाणा में उतना नहीं हुआ और राज्यों में नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में कैसे रातों रात पॉपुलरिटी बढ़ी है। तो मैं आपको इसका कारण बता रहा हूं। मैं एक एक दिन के पॉलिटिकल इवेंट को वॉच करता रहा हूं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली सरकार के हाथ में था, इन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले डाले अपनी इमेज बनाने के लिए और अपनी हिम्मत दर्शाने के लिए कि इन्होंने 1984 का जो एंटी सिख राइट हुआ था, क्योंकि वो दिल्ली के टेरिटरी में हुआ था, तो बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने एसआईटी का गठन किया उस एंटी सिख राइट को लेकर के। और वो एसआईटी का गठन पहली बार एक इनोवेटिव एक प्रयोग हुआ था, और रातों रात पंजाब में मैसेज चला गया। दया जी तो मनमोहन सिंह की तारीफ करते थकते नहीं। मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने पाश्चाताप करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसके और भी कई रीजन होंगे, और बजाता मनमोहन सिंह ने पाश्चाताप किया भी सिख दंगों को लेकर। उसके बाद भी पंजाब का सिख कांग्रेस पर विश्वास करने लायक नहीं, कभी वो किया नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एसआईटी गठन के बाद रातों रात वहां पर यूनिट तैयार हो गई, और 2014 के चुनाव में 4 लोकसभा के एमपी आप पार्टी के केवल पंजाब से जीतते हैं। उसके बाद वो विधानसभा में भी आने वाले थे, लेकिन फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मोदी ने उनकी जो है हवा खोल दी नोटबंदी के जरिए। तो फिर सेकंड टाइम चूंकि उनका रूट बन गया था कांग्रेस और अकाली, पहले लोग अकाली से नाराज हुए, फिर कांग्रेस से बहुत नाराज हुए, तो तीसरे विकल्प में वहां पर लोगों ने आपको चुना।
और आज की जो मौजूदा राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने संभावित प्रतिद्वंदी का समूल नाश करने के लिए कि जो दो बार अपमान का घूंट इनको सहना पड़ा, मोदी और शाह को, दिल्ली के विधानसभा में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनको भारी फटकनी दी, तो अब ये एक अलग प्लान बनाने में लग रहे थे। क्योंकि ये गुजरात में जा रहे थे, गोवा में जा रहे थे, पंजाब में सरकार बन गई थी, तो इनकी सारी एंटी करप्शन एजेंसी मोदी सरकार की पूरा एक 24 घंटे स्कैनर और कैमरा लगा करके आप पार्टी के एक एक्टिविज्म को देख रहे थे और पेशेंस भी दिखाया मोदी और शाह ने। और अल्टीमेटली जो है मछली पकड़ी गई, उनको लग गया कि पॉलिटिक्स करनी है तो चंदे चाहिए, आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है तो तमाम तरीके के पैसे चाहिए। दिल्ली सरकार के भी तमाम पैसे इन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया या हाई कोर्ट का कि आपको वो सारे पैसे चुकाने होंगे आप पार्टी को। उसके अलावा आप याद कीजिए कि 2013 नहीं 2015 के चुनाव में मुझे अच्छे से याद है, पूरे दिल्ली अरविंद केजरीवाल के खूबसूरत चेहरों के होर्डिंग से पटे हुए थे। 1000 करोड़ की अकेले ब्रांडिंग अरविंद केजरीवाल ने अपनी कराई थी। और ये बात अलग है कि ये लोग आला कमान कल्चर का विरोध करते थे, वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, और अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा आला कमान बना। अरविंद केजरीवाल ही इन द कोर्स ऑफ टाइम सिद्ध किया कि वो सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर में यकीन करता है। और जो व्यक्ति पहले 10 कमरों का मकान लेने को तैयार नहीं था और केवल सीएम आवास को चमकाने में 45 करोड़ रुपए पब्लिक मनी खर्च कर डाली। लेकिन एनीवे ये महत्वाकांक्षावाद है, हम कोई रस्क में नहीं बोल रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल कैरियर और अपने हाइट पर जाने का अधिकार है, लेकिन उसकी पात्रता रखिए, व्यापक विजन रखिए, देश को समझिए, जानिए। लेकिन आज की राजनीति में केवल गिमिक्री चलती है। नरेंद्र मोदी ने ऐप का कल्चर लाया, फिर उसको अरविंद केजरीवाल ने अपना लिया, और अब प्रशांत किशोर बिहार में वही कल्चर लेकर के अपनी राजनीतिक मैदान बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी चुनाव का वक्त है। अरविंद केजरीवाल से इंडिया गठबंधन को जरूर अभी बल मिला है, और अगले 22 दिन जो वो चुनाव प्रचार करेंगे तो दिल्ली के 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पेंडुलम कहीं उल्टा न पड़ जाए इनके आने से। और उसके अलावा इंडिया ब्लॉक जो पूरे देश में एक नई संजीवनी प्राप्त कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया। आज यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया पे मोदी के समर्थक चैनल और विश्लेषकों की भारी कमी है, और अधिकतर संख्या इंडिया ब्लॉक को जो है एक तरह से सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के और हम आपको ये भी बता दें, थोड़ा मैं एक लाइन और जिक्र करूंगा कि हम मीडिया की भी बातें करते हैं, हम लोग भी मीडिया के पार्ट है। ये जो गोदी मीडिया का टर्म पता नहीं किसने दिया, दरअसल ये टर्म बहुत ही गलत है। गलत इस मामले में है कि कोई भी मीडिया किसी के गोद में जाने का एक तरह से कोई ऐसा नहीं रखता। मीडिया तो बेचारा बन चुका है कि आप या तो ज्वाइन करो या गेट लॉस्ट हो जाओ। तो कोई गोदी मीडिया नहीं है, सारे के सारे पक्षपाती मीडिया है। मेरे हिसाब से गोदी मीडिया के बजाय पक्षपाती मीडिया का टर्म ज्यादा मुफीद बैठता है कि कोई सत्ता पक्ष की पूरी पैरोकारी कर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष का अंध विरोध। और कथित इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नामधन्य स्वनाम धन्य पत्रकार इंडिया ब्लॉक की पूरी ठेकेदारी ले चुके हैं और बाजाबता पर्सनालिटी बिल्डअप। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अभी मनोज जी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब की चर्चा की है कि निश्चित रूप से जिस भस्मासुर को मोदी जी ने 14 में पैदा किया है, आज वही भस्मासुर इनके सर पर हाथ रख रहा है। कुल मिलाकर के 90% से ज्यादा लगभग सोशल मीडिया पर इंडिया ब्लॉक की खबरें या उनके पक्ष में सरकार जी, लगभग सोशल मीडिया और ये बड़ा, अब तो प्रिंट मीडिया का भी रुख देखते हैं कि आज बदला बदला सा नजर आ रहा है। मैं दया जी के पास में आ रहा हूँ। दया जी, शायद एक सूचना मैं दर्शक को भी दे दूं कि पंडित नेहरू के पास में अमेरिका के राजदूत ने कई पत्र लिखे कि भारत के दलित वंचित जो सफाई कर्मचारी है वो झुक करके झाड़ू देता है, तो उस झाड़ू में आप डंडा क्यों नहीं लगाते हैं? बहुत निवेदन करने के बाद, कई पत्राचार के बाद पंडित नेहरू के वक्त में झाड़ू में डंडे लगाए गए ताकि स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो जाए। झुक के झाड़ू देगा दलित तो कमर टेढ़ी नहीं हो जाए,
और हाँ, दर्द गर्दन में दर्द नहीं हो जाए। बहुत संघर्ष के बाद झाड़ू में डंडे लगाए गए। अरविंद केजरीवाल ने उस झाड़ू से फिर डंडे निकाल दिए। अब यह क्या डंडे का जो मामला है दया जी, आप तो लगातार डंडा लेके खड़े ही रहते हैं अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन आप जितना विरोध करते हैं वो पंजाब में ही जीत जाते हैं। और कल आपके ऑफिस के सामने में ही लड्डू बांटा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दया जी हनुमान मंदिर के आसपास होंगे। अब लड्डू का मिठास कैसा होगा दया जी के लिए या अरविंद केजरीवाल, अब तो कम से कम यह है कि उनके निकलने के बाद बीजेपी को चुनौती मिल रही है। आपको तो मुस्कुराना चाहिए थोड़ा सा कि बढ़िया हुआ। ठीक है कि मेरा विरोध है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उसके निकलने के बाद भाजपा पस्त होगी, तो इसको लेकर के आपको तो खुशी होनी ही चाहिए। क्या दया जी अपनी बात रखें। देखो, एक बात है कि मनोज जी बात को छेड़ देते हैं और फिर मैं जब जवाब देता हूँ वो बीच में काटते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको काटे नहीं, जब वो बोलना चाहे बोलने पहले मेरी बात सुन ले। एक तो जो SIT वाली उन्होंने बात कही, वो SIT उन्होंने नहीं बनाई थी, वो केंद्र सरकार की बनी थी। एक तो वो अपने आप को शुद्ध कर ले। दूसरी बात, कॉल आ रहे हैं, कोई कॉल आ रहा है जी? नहीं, मेरी कोई कॉल नहीं है। अब मेरी बात ठीक है, ओके। मेरा ये कहना है कि अन्ना आंदोलन कोई आंदोलन नहीं था, कोई लोकपाल आंदोलन नहीं था। ये RSS का मनमोहन सिंह के खिलाफ एक हजूम इकट्ठा किया था। और RSS, क्योंकि RSS के लोग जब पकड़े जा रहे थे या उस हालात में आरोप में आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर मनमोहन सिंह नहीं हटेगा तो हमारे हालात खराब हो सकते हैं। ये मेरा मानना है कि ये RSS ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को उठाकर, और ये सारे का सारा RSS का हजूम था, सारा पैसा RSS का लगा और RSS ने इस, और केजरीवाल क्योंकि RSS वो खुद मानता है कि मैं RSS का वॉलंटियर हूँ, इसलिए वो RSS का ही काम कर रहा था। बाकी लोग जो इंटेलेक्चुअल थे, चाहे राकेश थे, चाहे बाकी लोग थे, चाहे प्रशांत थे, चाहे कोई भी थे, मैंने गांधीयन से भी पूछा, तो वो सारे लोग जब मूवमेंट के साथ बनते हैं तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं कि शायद ये बड़े कोई महान कारनामा हो रहा था। मैंने उस समय 2011 में एक यात्रा की थी, जब ईमेल के तौर पर कोई भी पटाखा बोलता था, किसी मुसलमान का नाम ईमेल से आ जाता था, कुछ मुसलमान पकड़े जाते। मैंने उस समय वेई नदी से गंगा नदी तक यात्रा की। मैंने 3 चैप्टर लिखे कि सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज़ हिंदू क्या सोचता है। वो लेटर मैंने मनमोहन सिंह जी को लिखा, उसमें मैंने ये सारी बातें लिखी। हालांकि उन्होंने मेरा अप्रिशिएट तो किया उसको, पर उस पर कार्रवाई ना हो। आदित्य देखो साउंड गड़बड़ है, आदित्य स्टूडियो से देखो कहीं साउंड दया जी की ठीक आवाज नहीं आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो AC की शायद आवाज। अब ठीक है। हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि मैं उस बात को छोड़ देता हूँ, आज की बात को लेता हूँ, ज्यादा समय ना लूं। ये 21 मार्च को केजरीवाल को जेल में गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च को राहुल गांधी ने की यात्रा का समापन था, उस सारे को चौपट कर दिया जाए और इसको अंदर लाया जाए, और इसके अंदर आने से सारे का सारा वो केजरीवाल और गठबंधन का सारे हालात वो हो जाएं। आज सबसे पहले अगर किसी ने मुबारकबाद की है, वो ममता ने केजरीवाल को मुबारक किया कि उन्होंने बड़ा मान किया। और ममता जो है वो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वह बोलती रहे कि मैं गठबंधन का हिस्सा है, जो वो वहां बंगाल में हो रहा है वो इसका कारण नहीं। एक बात और मैं ध्यान में आपके करा दूं कि जब तेजस्वी और नीतीश कुमार कांग्रेस के लोगों से मिलने आए, वहां से निकलने के बाद वो सीधे केजरीवाल के घर ही गए और वहां जाके उन्होंने को जो भी मीटिंग की, अब नीतीश कहाँ है, केजरीवाल कहाँ है और वो बाकी कहाँ है। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा, जो बात आप कर रहे हैं, जो हालात पंजाब में होंगे उसके क्या हालात होंगे? आपकी ही शिकायत हो, शराब पर शिकायत कांग्रेस की है, वो किसी और की नहीं है। कांग्रेस की शिकायत हो, उसी कांग्रेस की शिकायत पर कोई पकड़ा जाए और फिर आप गांधी का नाम ले, गांधी साधन और स्वच्छता की बात करता है, तो वो गांधी कहाँ खड़ा रहेगा आपके साथ? तो मैंने ये कहा कि जो आपने पंजाब में किया, 22 सीट पर आपने एक खेल बना दिया। 7 सीट दिल्ली की, जिसमें 5 सीट पर आप सेकंड पोजीशन पर थे,
एक सीट आपने हरियाणा की दे दी, एक सीट आपने चंडीगढ़ की दे दी और 13 सीट पंजाब की। तो इन 22 सीटों का क्या हालात होंगे? अब किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, किस शर्त पे छोड़ा, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा ये लेना देना है कि केजरीवाल के बाहर आने से के बाद कांग्रेस कमजोर होगी और कांग्रेस की कमजोरी का नतीजा ये होगा कि मोल भाव होगा, 2, 4, 5 सीटों का भी फर्क पड़ गया तो ये मोल भाव होगा। वो ममता भी करेगी, वो केजरीवाल भी करेगा, वो सभी लोग करेंगे। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसे मौके पर अभिषेक सिंघवी ने जो काम किया है, मेरा सवाल है उनसे, जब मैं भी इलेक्शन के तरफ गया तो मुझे जब एहसास हुआ कि मुस्लिम समाज के मन में ये है कि हमें ऐसे मौके पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपसी हमारे वोटों का वितरण हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इलेक्शन में नहीं, हालांकि मैं एक सीट पर जाके ये बात करना चाह रहा था। अब सवाल ये है कि जो हालात आज के बेल बॉन्ड से बने हैं, जो आज के हालात रिहाई से बने हैं, उसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाला समय कांग्रेस को अपनी जगह दिखा देगा। क्योंकि ये आदमी जब कल हनुमान मंदिर जाएगा, पूरे हिंदू को लेकर ऊपर खड़ा होगा, हिंदू बनाम हिंदू का मुकाबला खड़ा हो जाएगा, तो उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी? कांग्रेस को तो पहले ही तुष्टीकरण के रूप में उनको फंसाया हुआ है कि आप तुष्टीकरण है। अधीर रंजन ने कोई बात कही, वो सैम पित्रोदा ने कोई बात की, और उससे क्या हुआ? उससे हालात ऐसे बन गए कि जो हालात वहां सामने नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ये कहना है कि इस हालात में कांग्रेस आज दबाव में है। कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और क्या नतीजे निकलेंगे। वहां जो सिख है, जो मनोज ने एक बात कह के मैं बात को खत्म करता हूँ। जो मनोज जी ये कह रहे हैं कि वहां पंजाब में उन्होंने सीट जीत ली, पंजाब में सीट नहीं जीती। कांग्रेस अपनी मूर्खता के कारण पंजाब हारी, क्योंकि कांग्रेस अपनी मूर्खता के कारण हारती, कांग्रेस को हराता नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप हारती है, वो अपने आप चाहती है कि मैं हार जाऊं। कांग्रेस पिछले बार वो आप हारी, चाहे जाखड़ के कारण, चाहे किसी चन्नी के कारण, चाहे किसी के कारण। इन्होंने 2 खेल खेले, 32% वहां दलित है, इन्होंने दलित की फोटो अम्बेडकर की लगा ली। दूसरी साइड पर इन्होंने फोटो लगाई किसकी? उसकी लगा ली भगत सिंह की। तो भगत सिंह और उसके कारण करके वो जो वोट विकल्प था, अब वहां राज नहीं है, वहां कोई सत्ता नहीं चल रही, वहां कोई सरकार नहीं चल रही। मैं कई बार देख कर आया हूं। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को हमें समझना चाहिए और इस हालात से पंजाब गुजर रहा है। मुझे चिंता है जो पन्नू वाला बात उठी है, जो निज्जर वाली बात उठी है, जो पंजाब में बात उठ रही है, जो पैसा आया है, जो मनोज जी ने एक बात बहुत सुंदर कही, शायद वो आगे बढ़ाना नहीं चाहे उन्होंने, तो मैं उसको बढ़ा देता हूं कि जो पैसा इसने इकट्ठा वहां से अमेरिका से या कनाडा से या बाकी जगह से किया, जब उसका हिसाब देना पड़ेगा तो उसका हिसाब कौन देगा? तो सवाल उठेंगे। अब तो सवाल बिल्कुल उठेंगे। मैं समझता हूं कि इसको रिहाई देने के बाद एक ऐसे सवाल उठ जाएंगे वहां अमृतपाल वाले और जो लोग अंदर बैठे हैं 26 साल जिनकी सजाएं पूरी हो गई हैं, ये सरकारें और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगी उनको? ये सवाल पंजाब से जब उठेंगे, इसके जवाब एक आदमी को आपने रिहाई तो दे दी, रिहाई के सवाल नहीं आपने देखे कि उसके नतीजे क्या निकलेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने रिहाई क्यों दी। ये सवाल जो अब उठेंगे और ये सवाल अभिषेक सिंघवी ने और उसने एसजी ने ये इन सवालों को उठाया। मैं समझता हूं कि सवाल गलत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता कुछ भी हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को वो भी फैसले करने चाहिए, वो भी न्यायमूर्ति के तौर पर करने चाहिए जो 26 साल जेलों में बंद पड़े हैं, जिसके ऊपर यूएपीए लगाकर डिब्रूगढ़ भेज दिया है, जिसके हालात पर आज वो भी इलेक्शन लड़ा है, उसका क्या जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट? तो मेरा ये कहना है, मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, पर ये मैं कह रहा हूं कि फॉलेबल जो डिसीजन है, मुझे नहीं पता कि अंदर रहेगा। अगर 338 करोड़ का किसी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया, आरोप तो वापस नहीं लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे केस को खत्म करती हूँ, पर सवाल ये उठेंगे कि आपने इस हालात में पैदा किए। ये मेरा मुझे नहीं पता कि आरएसएस का, क्योंकि वो तो आरएसएस का है तो आरएसएस का काम करेगा, उसको करना भी है। आज एक लाइन लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया से किसी ने सवाल पूछा कि मोदी जी के बाद कौन होगा,
सवाल ये उठेगा कि मोदी जी के बाद आरएसएस के लिए केवल और केवल केजरीवाल इशू है, क्योंकि केजरीवाल वो सारे काम करना चाह रहा है जो आरएसएस उससे करवाना चाह रही है। तो मेरी मान्यता ये है, और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये केजरीवाल अपने आप को विकल्प सोच रहा है मोदी का, और बाकी कांग्रेस अपना आनंद ले, उसको हम ना तो उसको कोई सलाह दे सकते हैं, ना हम कांग्रेस जन है और ना ही कांग्रेस के और ना ही हम आरएसएस के नाम किसी पार्टी के हैं। हमारा ये कहना है कि देश का क्या होगा, ये चिंता का विषय है, इस देश का क्या होगा। जी, बहुत बहुत सुंदर यह है कि इस देश का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल भी भारत माता की जय बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम करते हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल 370 हटना चाहिए इसके पक्ष में बात करते हैं। बहुत प्रकार के एकदम बिल्कुल घाल मेल है इसमें। चलते चलते, क्योंकि हमारे पास में 2 मिनट का समय है, आज सो छोटा है, 2 मिनट का समय, चलते चलते राकेश सर कुछ कहना चाहते हैं? हमने तो अपनी बात कह दी। एक ही बात को ध्यान आकर्षित करेंगे कि अन्ना आंदोलन में जब मंच बना वहां पे, तो पीछे बैकड्रॉप क्या बनाया जाए, इस पे बात अरविंद से हो रही थी जी। तो कुछ सुझाव थे कि भाई इनका फोटो लगाएं, ये करें। तो अंत में ये आए कि अगर हम महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं पीछे, तो वही एक प्रतीक है पूरे देश का, उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है साहब, आपने लगा दिया। अब क्या हुआ कि लगा हुआ फोटो जो है दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालयों से लगा हुआ महात्मा गांधी का फोटो हटा दिया, अम्बेडकर और भगत सिंह के फोटो आ गए। तो जो मनोज जी कह रहे थे, महत्वाकांक्षा और अवसरवाद में कोई धुरी नहीं है इनके पास इस पे आगे बढ़ने की, वही साथियों के प्रति है। जी, मनीष जैन में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? और नहीं, कुल मिलाकर के देखिए, जिसका जो अपनी पार्टी से जो हित है, हम लोग तो प्योर विश्लेषक के रूप में ही चीजों को देखते हैं, लेकिन बड़ी हिडन सारी बातें दया जी के तबसरा से, तर्जुमा से आई। देखिए, पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो परिदृश्य जो है बड़ा दिलचस्प है। एक एक चीज को देखना, सब आदमी अपने अपने दांव में है। सारे ये पहलवान के अखाड़े में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, अपने अपने दांव लेकर के हैं और उसी दांव के साथ राजनीतिक जो है अपना सियासत कर रहे हैं। और लेकिन अभी तो पूरा सवाल राष्ट्रीय है कि किसके पक्ष में ऊंट किधर किस करवट बैठने जा रहा है। ये कांग्रेस के इंटरनल गिमिक जो ममता से और केजरीवाल से जो उसे क्या मिल रहा है वो दया जी बता रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश में बेस्ट विकल्प हो कि लोकतंत्र भी जीवित रहे, सुशासन भी रहे और कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के तमाम इदारे वो बड़े रोबोस्ट तरीके से प्रिवेल करें। हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव के तहत अगर नतीजे आएंगे तो देश की डेमोक्रेसी का और देश के जनजीवन का और देश के सारे मतलब कि इदारों का जो है उसमें भला होगा। आप पता नहीं शो आज छोटा कर रहे हैं। एक अंतिम लाइन है, अंतिम समय नहीं है जी, बस अंतिम लाइन 2013 का अगर पोस्टर किसी ने देखा होगा तो उसमें केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल के बोर्ड लगे थे और वो लगे थे। आपको ये दोनों ही तानाशाह है। अगर मोदी तानाशाह है तो केजरीवाल भी कम तानाशाह नहीं है। वो मनोज और राकेश जी अच्छे ढंग से जानते हैं, बाकियों का मैं नाम लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाह बनाम तानाशाह की लड़ाई है दिल्ली में, कौन कितना बड़ा तानाशाह और कौन कितना छोटा तानाशाह, यह अब मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों तानाशाह है, ये ऐसा दया जी भी कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तमाम दर्शकों का कि आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, हमारी संवेदना उनके साथ में है कि निश्चित रूप से कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। अगर किसी न किसी कारण से इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है या जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, तो इस कोशिश को भी हम लोग जो है कंडेम करते हैं। अगर वास्तव में ये कल्प्रिट हैं और निश्चित रूप से मैनिपुलेट करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, सजा स्वीकार करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ में, कल फिर 8 बजे आपके साथ इसी प्रकार के गंभीर सवालों के साथ हम लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे।
कुछ हमें भी समझना है, आपको भी समझना है, और आपकी तमाम बातें जो है, हम लोग अभी कई टिप्पणियां हैं, आज मैं शो में चर्चा नहीं कर सका, पिछले शो को लेकर के टिप्पणी राकेश जी ने जो कल परसों चर्चा की है, मनोज जी ने जो चर्चा की है, और दया जी की भी चर्चा हुई शो में, बड़ा पत्र लिखा है। आज मैं उस पत्र को पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आज समय नहीं है, हम कल उस पत्र को पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्ते, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।